मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज जीव विज्ञान की दूसरी यूनिट का चैप्टर आनुवांशिकी में एक गुण संकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं और मेंडल के नियमों का अध्ययन करने से पहले, जैसा कि हम बता चुके हैं, आनुवांशिकी क्या है, आनुवांशिकी के गुण क्या है, लक्षण क्या है, वंशागत लक्षण क्या है। तो मेंडल के आनुवांशिकी के नियमों का अध्ययन करने से पहले कुछ ऐसे तथ्य हैं, इन तथ्यों को जानना आवश्यक है, क्योंकि मेंडल के नियमों में इन तथ्यों की आवश्यकता है और इन तथ्यों के आधार पर ही हम मेंडल के नियमों को समझ सकते हैं। तो मेंडल के नियम में एक आता है एक गुण संकरण, और मेंडल ने अपना इस प्रयोग पर भी जो है कुछ ऐसी प्रक्रियाएं व्यक्त किया है, कुछ ऐसी परिकल्पनाएं दी हैं और कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले हैं जिससे आनुवांशिकी का ठोस प्रमाण मिलता है। तो एक गुण संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कह रहे हैं टॉपिक हमारा है आनुवांशिकी में, सब टॉपिक आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक गुण संकरण। तो देखिए एक गुण संकरण है क्या। तो इन्होंने बताया क्या, जब एकाकी लक्षणों, एकाकी का मतलब केवल एक सिंगल, एकाकी लक्षणों के तुलनात्मक दृश्य रूपों, दृश्य रूप का मतलब होता है फिनोटाइप, यानी जो लक्षण पीढ़ी में दिखाई दे उसे दृश्य रूप, और जो लक्षण क्या है यानी छिपा है, अप्रभावी रूप में है, ऐसे लक्षणों को जीन रूप कहते हैं। तो इन्होंने बताया क्या कि जब हम एकाकी लक्षणों के तुलनात्मक दृश्य रूपों की वंशागति के अध्ययन हेतु जो प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग की प्रक्रिया ही एक गुण संकरण कहलाती है। यानी एकाकी लक्षणों के तुलनात्मक दृश्य रूपों की वंशागति के अध्ययन हेतु किए गए प्रयोगों को ही एक गुण संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक गुण संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कहने का मतलब एक एक सिंगल लक्षण वाले हैं, जैसे शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा है, तो इनके गुणों का अगर हम कर रहे हैं, प्रायोगिक अध्ययन कर रहे हैं, तो इनके बीच जो भी संकरण की प्रक्रिया आती है उसे एक गुण संकरण कहा जाता है। जैसे मेंडल ने एक नाटे तने वाले, मेंडल ने एक नाटे तने वाले पौधे के सारे फूल को जो है ओपन किया, खोला, और खोलने के पश्चात इनमें से इनके सारे परागकणों को बाहर कर दिया, अर्थात निकाल दिया, यानी हटा दिया। सारे पुंकेसरों को क्या किया, इसने हटा दिया, और हटाने के पश्चात इन्होंने ये देखा कि इसमें अब स्वपरागण की क्रिया संभव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पुष्प द्विलिंगी है तो द्विलिंगी होने पर उसमें नर और मादा दोनों भाग उपस्थित होते हैं, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक, दोनों प्रकार की युग्मक जब उसमें उपस्थित हैं तो इनमें क्या होता है, स्वपरागण की संभावनाएं अधिक से अधिक होती, या फिर कहिए स्वपरागण ही संभव है। तो इस कंडीशन में मेंडल ने क्या किया, एक नाटे तने वाले पौधे को लिया और दूसरा लंबे तने वाले पौधे को। नाटे तने वाले पौधे से क्या किया, इसके पुष्प जो थे सारे पुष्पों से उनके पंखुड़ियों को हटाया, कैलिक्स कोरोला को हटाया। इसके पास जो स्टेमेंस थे, स्टेमेंस पर लगे हुए जितने भी परागकण थे सबको इन्होंने हटा दिया, और हटाने के पश्चात दूसरा लंबे तने वाला पौधा जो था
उसे लिया और उसके पंखुड़ियों को हटाया और हटाने के पश्चात इसने इनके परागकणों को किसी माध्यम से उठाया और ले जा कर के नाटे तने वाले पुष्पों के मादा भाग अर्थात वर्तिकाग्र पर डाल दिया या पहुंचा दिया। तो इस संतानी पीढ़ी में जब ये क्रिया जो है संपन्न हुई, संकरण की परागण की क्रिया संपन्न हुई, तो इसमें नाटे तने वाले पौधे पर यानी नाटे तने वाले पुष्प में पर परागण की क्रिया संपन्न हुई, क्योंकि लंबे तने वाले पौधे के पुष्प के परागकण जो होते हैं वो किसी माध्यम से नाटे तने वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, जिससे पर परागण की क्रिया संपन्न हुई। इस प्रकार परागण की क्रिया संपन्न होने के पश्चात ही इनसे प्राप्त होने वाले बीजों को मेंडल ने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके इन्होंने अपने बगीचे में, अपने गार्डन में अलग से जो है इनको उगाया। और उगाने के पश्चात जैसे ही पौधे ये उगे तो देखा इन्होंने कि नाटे तने वाले कोई भी पौधे नहीं थे, उसमें सभी के सभी पौधे क्या थे, लंबे तने वाले उगे थे। इस प्रकार इन्होंने ये देखा कि नाटे तने का प्रभाव जो है वो नहीं दिखाई दिया और लंबे तने वाले पौधे का लक्षण या प्रभाव जो है प्रदर्शित हुआ। ऐसे लक्षण को इन्होंने फिनोटाइप अर्थात दृश्य रूप कहा, और जो लक्षण नहीं दिखाई दिया अगली नेक्स्ट पीढ़ी में दिखाई देता है उसे कहा इन्होंने क्या, जीन रूप अर्थात जीनोटाइप। इसके पश्चात इन्होंने जब बीजों को इकट्ठा किया और फिर से इसको जो है जब उगाया, तो उगाने के पश्चात देखते हैं कि अगली पीढ़ी में जो है यानी कुछ ऐसे रेशियो में, कुछ ऐसे अनुपातों में लंबे तने के पौधे और नाटे तने के पौधे स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस प्रकार के संकरण में जो है मेंडल ने पहले यानी जो प्रक्रिया अपनाई गई जिसमें दो पौधों को लिया गया, एक नाटे तने वाले पौधे को और एक जो है सपोज दैट मान लीजिए ये लंबे तने का पौधा, यानी इसके लिए इन्होंने संकेत क्या लिया, कैपिटल टी लिया। और दूसरा है नाटे तने का पौधा, इन्होंने इसके लिए संकेत क्या लिया, स्मॉल टी। अब यहाँ पर स्मॉल टी अब इस पीढ़ी को यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, दोनों के बीच संकरण कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण। संकरण। तो इस संकरण में यहाँ पर इस पहले जो मतलब कि पौधों की जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी को कहते हैं जनकी पीढ़ी अर्थात इसे अंग्रेजी में पेरेंटल जनरेशन कहते हैं बेटा, पेरेंटल जनरेशन। इस पेरेंटल जनरेशन में इन्होंने मेंडल ने इसे जो है पी जनरेशन के नाम से इसे बताया, पी जनरेशन। लेकिन कुछ समय पहले इस पर यह चर्चा थी कि पहली जो मतलब जनकी पीढ़ी है इसको P1 के नाम से बताया जाता था, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे P1 के स्थान पर जो है P संकेताक्षर का प्रयोग करना शुरू किया। यानी किस संकेताक्षर का, यानी P, और P जहाँ पर होगा वो प्लांट पीढ़ी या फिर क्या होती है, जनकी पीढ़ी अर्थात ये पेरेंटल जनरेशन होती है। इसके पश्चात जब संकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो यहाँ पर देखिएगा ये संकरण की प्रक्रिया है।
यहाँ कैपिटल टी का स्मॉल टी से जो है, तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलते हैं और यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलते हैं। अब ये दोनों जो हैं, ये हैं तो वैसे गुण दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रभावी और प्रभावी की बात है तो इसमें क्या होते हैं, सभी लंबे पौधे इनको प्राप्त हुए। कैसे पौधे? लंबे पौधे, अर्थात इन पौधों के तने क्या थे, लंबे थे। ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर ये पीढ़ी आ जाती है। अब ये पेरेंटल पीढ़ी खत्म हो गई, अब यहाँ से आती है F1 पीढ़ी। मेंडल ने जो है क्रमागत लगभग 3 पीढ़ियों तक गुणों का इनका अध्ययन किया। तो पहली पीढ़ी को जो है, यानी जो पेरेंटल जनरेशन है, उसको P से, इसके बाद पहली पीढ़ी जो इसमें प्रारंभ होती है उसको F1 से, दूसरी पीढ़ी को जो है F2 से, तीसरी पीढ़ी को F3 से। यानी ये भी जनरेशन है, पीढ़ी, ये पीढ़ी है और ये पीढ़ी है। यानी फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई और ये थर्ड हो गई। और ये क्या होती है, पेरेंटल होती है। पेरेंटल का मतलब होता है जनकीय, जनकीय का मतलब होता है कि माता पिता की जो पीढ़ी है उसको कहा जाता है जनकीय, यानी पेरेंटल पीढ़ी। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, तो यहाँ से इन युग्मकों का जब अलग ये हो रहे हैं, गैमीट्स हैं, ये युग्मक हैं, गैमीट हो गए, इनको कहते हैं गैमीट। ठीक। अब इस गैमेट्स में आप देख रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके बाद फिर ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी हो गए। फिर से इनका संकरण जब होता है तो देख रहे हैं आप कैपिटल टी और इससे क्या होते हैं, यहाँ पर ये आ जाते हैं स्मॉल टी और ये कैपिटल टी, और यहाँ से इनका जो आता है ये स्मॉल टी और स्मॉल टी हो गए। इसके पश्चात यहाँ से इनका जो संकरण होता है ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें आप देखेंगे लंबे तने वाले पौधे, इनकी संख्या 1 और ये एक, अर्थात कुल मिलाकर कितनी हो जाती है, इनकी संख्या क्या है, 3 है। और नाटे तने वाले पौधे की संख्या, नाटे तने के पौधे इनका अनुपात क्या है, 1 है। इस प्रकार से इनमें 3:1 का जो है रेशियो प्राप्त होता है, अनुपात प्राप्त होता है। यानी शुद्ध लंबे पौधे की संख्या जो है 3 और बौने पौधे की संख्या क्या है, 1। अब इसमें ये प्रभावी, तो ये शुद्ध लंबे हो गए और यहाँ पर ये क्या हो गया, शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होता है। मेंडल ने इस प्रकार के एक गुण संकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट बताया है। इसके बाद और कुछ इसमें स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और हम बता दे रहे हैं कि मेंडल की प्रक्रिया में या मेंडल के नियमों को जो है समझने से पहले थोड़ा सा और कुछ शब्दावली में है, इन्हें भी जानना आवश्यक है। तो कह रहे हैं एक गुण संकरण पर आधारित मेंडल की अवधारणाएं। इसके बाद आता है एक गुण संकरण पर आधारित मेंडल की अवधारणाएं। यानी मेंडल्स पोस्टुलेट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने जो है एक संकरण प्रयोग में कुछ तथ्यों को आधार बनाया और इन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला, जिसमें से पहला तथ्य इन्होंने चयन किया आनुवंशिकी के कारक, यानी फैक्टर्स ऑफ जो है फैक्टर्स ऑफ जेनेटिक,
देखिए मेंडल ने जो है एक गुण का मतलब मोनोहाइब्रिड, एक गुण संकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए, एक गुण संकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए निम्न आधार बताया। स्पष्ट करने के लिए निम्न तथ्य को बताया भाई, या निम्न तथ्यों को आधार बनाया। नंबर 1 है आनुवांशिक कारक। आनुवांशिक कारक यानी जेनेटिक फैक्टर्स। दूसरा नंबर है प्रबलता एवं डोमिनेंस एवं अप्रबलता, प्रबलता एवं अप्रबलता, रिसेसिव कहते हैं। रिसेसिव यानी कि अप्रबल। और तीसरा नंबर इन्होंने बताया है कि पृथक्करण होता है, सेग्रीगेशन होता है। पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन। तो देखिए बेटा, इसमें जो है मेंडल ने जो है एक गुण संकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जो है अपने प्रयोग में कुछ तथ्यों को आधार बनाया, जिसमें से ये आधार था फर्स्ट नंबर आनुवांशिक कारक यानी जेनेटिक फैक्टर्स। जिसे आप जानते हैं कि जीन क्या है, एक प्रकार के आनुवांशिक कारक हैं जिनके माध्यम से माता पिता के गुण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं। ऐसे कारकों को, ऐसे रचनाकार कण को ही कहा जाता है क्या, आनुवांशिक कारक। जैसा कि जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का विकास ऐसी सूक्ष्म रचनाओं के प्रभाव से होता है कि जो युग्मकों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में जाते रहते हैं, तथा लक्षणों की वंशागति के लिए जिम्मेदार ऐसे का एकक रचनाओं या कणों को ही मेंडल ने एक कारक या जीन कहा है। मेंडल ने एक कारक या फिर इन्हें क्या कहा है, जीन कहा है। जीव शरीर में प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण के लिए दो एकक कारक होते हैं। यानी कहने का मतलब कि जीव शरीर में प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण के लिए दो कारक होते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए जीव द्वारा उत्पन्न, लैंगिक जनन में यानी जीव द्वारा उत्पन्न अर्थात लैंगिक जनन की प्रक्रिया में दो प्रकार की युग्मकों की आवश्यकता होती है, चाहे वो जंतु हो चाहे पादप हो। अगर जंतु है तो जंतु में नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं, और पादप है तो पादप में क्या होते हैं, उसमें भी जो है दो प्रकार की युग्मक होते हैं। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की अवस्थाएं उसमें भी होती हैं। तो कहने का मतलब इसमें भी है, दोनों में, यानी उसमें परागकण होते हैं और परागकण में क्या हो जाएंगे, नर युग्मक होते हैं परागकण, मादा क्या हो जाएगा, अंड युग्मक में आएगा। तो दोनों में क्या होते हैं, यानी युग्मकों का निर्माण होता है। तो परागकणों एवं बीजांडों तथा जंतुओं में शुक्राणुओं एवं अंडाणुओं के में सारे लक्षणों के एक एक ही कारक होते हैं। भाई जैसे कारक अगर ये जोड़े के रूप में है, जैसे आपने सुना होगा यक्स और यक्स वाई होते बेटा, तो यदि अगर इनमें क्या होता है, संकरण की प्रक्रिया होती है, तो नर युग्मक या मादा युग्मक से एक एक ही कारक क्या होते हैं,
संयोग करते हैं, अर्थात एक एक कारक जो होते हैं अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं। और इसके साथ साथ इन्हीं कारकों को ही मेंडल्स तथा अन्य लोगों ने भी इसे जीन्स कहा, अर्थात इन्हीं एकक कारकों को ही जीन्स नाम दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो है एक गुण संकरण का पहला नंबर आनुवांशिक कारक बताया। दूसरा नंबर क्या है? प्रबलता एवं अप्रबलता, जिसे आप लोग ये भी सुने होंगे, मेंडल का एक नियम है जिसे प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम कहते हैं। डोमिनेंस कैरेक्टर्स कहते हैं, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, प्रबल लक्षण, अप्रबल लक्षण। प्रबल का मतलब होता है जो लक्षण संतानी पीढ़ी में क्या हुआ, स्पष्ट रूप से दृश्य रूप में होता है, फिनोटाइप रूप में होता है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रबल कहेंगे। और जो क्या होता है, यानी दिखाई नहीं दे रहा है पर क्या है, जीन रूप पर है, जीन पर है, अगली पीढ़ी में वो स्पष्ट दिखाई देता है, तो ऐसे लक्षणों को अप्रबल अर्थात अप्रबलता कह सकते हैं। ऐसे नियम को अप्रबलता का नियम कह सकते हैं और इस गुण को अप्रबल गुण कह सकते हैं। और ये जीन रूप होता है। दूसरी बात ये है, और तीसरा नंबर ये होता है कि पृथक्करण होता है। पृथक्करण का मतलब ये है, मेंडल ने इस नियम को स्पष्ट बताया भी है। इसकी प्रक्रिया में क्या होता है, एक ऐसी पीढ़ी होती है जिसमें सभी लक्षण क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो अलग अलग जब लक्षण हो गए, अलग अलग फिनोटाइप में आ गए, दिखाई दिए, तो वहीं से क्या होता है, लक्षणों का सेग्रीगेशन अर्थात पृथक्करण कहा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रक्रिया को जो है, या नेक्स्ट जो है मतलब टॉपिक को स्पष्ट करेंगे। अब इस प्रक्रिया में हम सबसे पहले मेंडल के नियमों का वर्णन करेंगे। नियम क्या है, इसकी व्याख्या होगी। मेंडल के कितने नियम हैं? मेंडल के वैसे 3 नियम है, आपने सुना है कि प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नंबर है लॉ ऑफ जो है इंडिपेंडेंस और असॉर्टमेंट, या फिर कहते हैं तीसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अर्थात ये पृथक्करण का नियम। प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम और पृथक्करण का नियम। इन तीनों नियमों की व्याख्या हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद